नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 24 फरवरी 2026 है। स्वागत है आपका एटोवेल डिस्कशन में। तीन इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ग्रीन एमोनिया से संबंधित, ग्रीन एमोनिया। दूसरे नंबर पे आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे एआई इम्पैक्ट समिट से संबंधित। और तीसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे अर्बन गवर्नेंस से संबंधित। तो तीनों आर्टिकल्स तीनों इंपॉर्टेंट। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो ग्रीन एमोनिया से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले देखो बेसिक्स क्लियर करते हैं। एमोनिया क्या है? एमोनिया जिसके बारे में हम सब जानते हैं NH3। इसमें देखो एक पार्ट नाइट्रोजन का होता है और तीन जो पार्ट्स हैं वो हाइड्रोजन के होते हैं, है ना। एमोनिया का जो सबसे बड़ा यूज है वो बताओ कहां पे होता है? फर्टिलाइजर्स में यूज होता है, खास करके यूरिया बनाने में। इसके अलावा देखो ये ना क्लीन एनर्जी करियर और मेरीन फ्यूल के रूप में, यानी जहाजों के ईंधन के रूप में भी ये इस्तेमाल होता है एमोनिया। अब देखो हुआ क्या था, 1900 के बाद में ना हैबर बोश प्रोसेस इन्वेंट हुआ था। अब हैबर बोश प्रोसेस में क्या होता है, हवा से नाइट्रोजन लिया जाता है और जो नेचुरल गैस है वहां से हाइड्रोजन लिया जाता है और दोनों को मिला के बनता है एमोनिया। हैबर बोश प्रोसेस। कोई यूपीएससी पूछ ले हैबर बोश जो प्रोसेस है वो किस काम आती है? एमोनिया बनाने के काम आती है। और हैबर बोश प्रोसेस में ना हवा से नाइट्रोजन ले लिया जाता है और नेचुरल गैस से हाइड्रोजन ले लिया जाता है, फिर दोनों को कंबाइन करके बनता है एमोनिया। बट लेकिन इसमें ना एक दिक्कत थी। दिक्कत क्या थी? अब ये जो हैबर बोश का तरीका है ना, ये फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करता है, नेचुरल गैस का इस्तेमाल करता है। अब उससे जो एमोनिया बनता है ना उसे बोलते हैं ग्रे एमोनिया। ग्रे एमोनिया बोलते हैं। लेकिन ये ग्रे एमोनिया देखो इन्वायरमेंट के लिए ना बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि ना ग्रे एमोनिया बनाने में ना कार्बन का एमिशंस होता है और इंडिया में इस ग्रे एमोनिया के जो दाम है ना वो $515 पर टन के हिसाब से हैं। तो ये थोड़े से बेसिक मैंने आपको क्लियर कर दिए। तो ग्रे एमोनिया का सॉल्यूशन जानते हो क्या है? ग्रे एमोनिया का सॉल्यूशन है ग्रीन एमोनिया। ग्रीन एमोनिया मगर मान लो हम देखो नाइट्रोजन तो हवा से ले लें, लेकिन जो हाइड्रोजन पहले नेचुरल गैस से ले रहे थे वो हम पानी को तोड़ के मान लो ले, पानी को तोड़ के मान लो हम हाइड्रोजन लें तो कितना बढ़िया हो। आप बोलोगे सर पानी को तोड़ने में यानी H2O को तोड़ने में भी तो एनर्जी लगेगी ना, तो उसके लिए हम रिन्यूएबल एनर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें जो हाइड्रोजन मिलेगा ना वो हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन होगा, क्योंकि वो हमने फॉसिल फ्यूल से नहीं लिया, वो हमने पानी को तोड़ के लिया और पानी को तोड़ने के लिए हमने रिन्यूएबल एनर्जी इस्तेमाल की। तो इस पूरी प्रोसेस में जो एमिशन है वो देखो कम से कम होगा। समझ गए? कम से कम क्या, ऑलमोस्ट जीरो ही एमिशन होगा इसमें। तो ये जो है वो है ग्रीन एमोनिया। तो ये हमने बेसिक्स क्लियर कर लिए। अब आते हैं थोड़ा सा कंटेक्स्ट पे। इसको मैं हटा देता हूं। हुआ क्या, जनवरी 2026 में ना इंडिया एनर्जी वीक का ना एक इनाग्रल सेशन हुआ था, मतलब पहला ही सेशन हुआ था। इस सेशन में ना प्रधानमंत्री मोदी ने ये बोला अब इंडिया को ना एनर्जी इंडिपेंडेंस चाहिए और इसके लिए ना हम $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे इस सेक्टर में। तो राइटर बोलते हैं देखो अब ना दुनिया भर में ना ग्रीन एमोनिया की ना एक प्रकार से रेस चल रही है। एग्जाम्पल के तौर पे यूरोपियन यूनियन ने ना अपनी इंपोर्ट स्ट्रेटजी के लिए ना H2 ग्लोबल टेंडर निकाला ग्रीन एमोनिया का। ये स्टैंडर्ड है। उसी प्रकार से साउथ कोरिया ने भी बल्क फ्यूल प्रोक्योरमेंट के लिए ना ग्रीन हाइड्रोजन पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड टेंडर निकाला। ये देखो क्लीन हाइड्रोजन पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड, ताकि क्लीन हाइड्रोजन की सहायता से ग्रीन एमोनिया जो है वो बनाई जा सके। जबकि यूरोपियन यूनियन ने तो ग्रीन एमोनिया इंपोर्ट करने का ही सीधा टेंडर निकाल दिया। मतलब सिंपल ये है, विभिन्न देश जो हैं अब ग्रीन एमोनिया चाहते हैं, लेकिन इंडिया का जो अप्रोच है वो थोड़ा अलग है। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने ना अपने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत ना, मैं आपको बता देता हूं, इंडिया का ना एक मिशन है
नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। अब इस मिशन के, ये मिशन जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए है। अब इस मिशन के अंतर्गत ना इंडिया ने ना एक इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया जिसका नाम है साइट। साइट क्या है? साइट का पूरा नाम है स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। ये देखो, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। ये इनिशिएटिव लॉन्च किसके अंदर किया? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत। अब आप बोलोगे सर ये जो इनिशिएटिव आपने बोला साइट, इसके अंदर होगा क्या? इसके अंदर देखो ये होगा, इस इनिशिएटिव के अंतर्गत ना सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने ना जून 2024 में ना एक टेंडर फ्लोट कर दिया इस साइट इनिशिएटिव के अंतर्गत। टेंडर किसका था? टेंडर था ग्रीन एमोनिया का। तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यह बोल दिया कि हम देखो हर साल 7,24,000 टन जो ग्रीन एमोनिया है वो खरीदेंगे और देश के अलग अलग जो 13 फर्टिलाइजर प्लांट्स है ना उनके लिए ये ग्रीन एमोनिया परचेज किया जाएगा ताकि वो जो है वो फर्टिलाइजर बना सकें। तो फ्लोट किया था ये टेंडर जून 2024 में और कंक्लूड हुआ अगस्त 2025 में। अब जानते हो खास बात क्या थी इस टेंडर की जो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने निकाला ग्रीन हाइड्रोजन परचेज करने के लिए? ग्रीन हाइड्रोजन नहीं, सॉरी, सीधा ग्रीन एमोनिया परचेज करने के लिए जो ये टेंडर निकला था। खास बात ये थी, देखो इस टेंडर में ना 15 बिडर्स ने हिस्सा लिया, 7 जो अलग अलग यूनिक लोग थे वो विनर निकले। खास बात यह थी ईयू ने यानी यूरोपियन यूनियन ने जिस रेट पे ग्रीन एमोनिया परचेज किया ना टेंडर निकाल के, लेकिन इंडिया वाले टेंडर में जो रेट तय हुआ बोली में वो देखो यूरोपियन यूनियन के प्राइस से 40 से 5% सस्ता था, 40 से 50% सस्ता था। ये देखो बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो ग्रीन एमोनिया है वो भी सस्ता हो रहा है। तो ग्रीन एमोनिया भी सस्ता होगा ग्रे एमोनिया के कंपैरिजन में, तो फिर तो ज्यादा लोग ग्रे एमोनिया खरीदेंगे ही नहीं ना, वो ग्रीन एमोनिया की तरफ जाएंगे। तो ये एक अच्छी चीज है। फिर देखो यहां पे ना एक और टर्म यूज होती है ऑफ टेक एग्रीमेंट। ऑफ टेक एग्रीमेंट क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ना सरकार या फिर बायर जो है वो गारंटी देता है कि आप प्रोड्यूस करो, हम 10 साल तक एक फिक्स्ड प्राइस पर खरीद लेंगे। तो इस सर्टेनिटी से ना, इस निश्चितता से फिर इन्वेस्टर को भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ भाई मैं ग्रीन जो एमोनिया है वो प्रोड्यूस करता रहूंगा क्योंकि सरकार ने गारंटी दी है कि मैं परचेज करूंगा। तो ऐसे एग्रीमेंट को बोलते हैं ऑफ टेक एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं? ऑफ टेक एग्रीमेंट। अब सरकार ने देखो ग्रीन एमोनिया के प्रोडक्शन पे सब्सिडी भी दी। पहले साल कितनी सब्सिडी मिलेगी? पहले साल सब्सिडी मिलेगी 8 रुपये 82 पैसे, दूसरे साल 7 रुपये 6 पैसे और तीसरे साल 5 रुपये 30 पैसे पर केजी। समझ गए? तो ये जो टेंडर था ना सरकार की सब्सिडी की वजह से ना ग्रीन एमोनिया का जो डिस्कवर्ड प्राइस है वो निकल के आएगा 49.75 से लेके 64.74 रुपये के बीच में। ये देखो इसके बीच में ग्रीन एमोनिया का जो प्राइस है वो निकल के आएगा। अब याद कीजिए ग्रे जो एमोनिया था उसका रेट कितना बताया था मैंने? $515 पर टन। तो ग्रीन एमोनिया का रेट कंपैरिजन में कितना निकल के आएगा? ये 572 से लेके $744 पर टन के बीच में। तो मतलब जो गैप है ग्रे एमोनिया और ग्रीन एमोनिया के बीच में, वो गैप जो है वो दोनों की कॉस्ट में ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। तो जाहिर तौर पे लोग अब फिर ग्रीन एमोनिया के पीछे जाएंगे। अब देखो ये समझते हैं कि हमारे देश को इसका क्या फायदा होगा। देखो इसका फायदा सिर्फ इन्वायरमेंट में नहीं होगा, इकोनॉमी में भी होगा और डिप्लोमेसी में भी होगा। जो ये सोलर कॉरपोरेशन ने ये टेंडर निकाला ना SECI ने, इसका सबसे बढ़िया बात ये थी प्री आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिलीवरी पॉइंट्स। प्री आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिलीवरी पॉइंट्स का क्या मतलब क्या है? जिन फर्टिलाइजर प्लांट्स को ये ग्रीन एमोनिया दिया जाएगा ना, जिसके लिए बिडिंग लगवाई है SECI ने, तो वो जो फर्टिलाइजर पॉइंट्स हैं, फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं, वो मोस्टली देखो कोस्टल एरियाज के पास में हैं। इसका मतलब है कि हम सीपिंग के माध्यम से उस ग्रीन एमोनिया को आसानी से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। आज देखो इंडिया ना बहुत सारा जो एमोनिया है वो इंपोर्ट करता है। अब ये जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स है ना
हमारे इंपोर्ट का लगभग 30% कवर कर लेंगे। यानी हमें सिर्फ जितना आज हम एक्सपोर्ट करते हैं उसका सिर्फ 70% हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इंपोर्ट का 30% तो इन कॉन्ट्रैक्ट से कवर हो जाएगा। तो देखो, अगर हमारा इंपोर्ट कम हो रहा है तो जाहिर तौर पे फिर देखो दुनिया में गैस की कीमत बढ़ेगी। गैस से ही हम हाइड्रोजन बना रहे थे ना अमोनिया के लिए, तो गैस की कीमतें बढ़ेंगी तो हमारे ऊपर कम असर पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो इंपोर्ट है कम हो गया है। दूसरा, करेंसी रिस्क भी हमें कम होगा, क्योंकि हम कम अमोनिया इंपोर्ट कर रहे हैं तो डॉलर के उतार चढ़ाव का भी हमें कम फर्क पड़ेगा। और तीसरा, जियोपॉलिटिक्स। जब देखो कोई किसी देश में वार स्टार्ट हो जाता है या फिर कुछ और हो जाता है तो हमें हमारी फर्टिलाइजर की या फिर फूड सिक्योरिटी की सप्लाई पे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ग्रीन अमोनिया तो हम खुद से ही प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, हम इंपोर्ट कम कर रहे हैं। तो ये फायदे होंगे। लेकिन देखो, सिर्फ फायदे नहीं है, चैलेंजेस भी हैं। जैसे सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है, सबसे पहले जो डेवलपर है ना, जो ग्रीन अमोनिया को डेवलप करेंगे, उन्हें देखो, आपको पता है हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी में देखो, सोलर एनर्जी तो पूरी रात नहीं चलती ना। अगर सोलर पैनल्स लगाए हैं बड़े बड़े तो स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए, तभी रात को प्रोडक्शन हो सकता है, अदरवाइज तो फिर रात को प्रोडक्शन हो ही नहीं सकेगा। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि जो अमोनिया है ना बहुत जहरीली होती है। ग्लोबल जो नॉर्म्स है ना उसके हिसाब से फ्रेमवर्क डिसाइड करने पड़ेंगे, ताकि हम जब ये ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा बिके, ऐसा ना हो कि घटिया क्वालिटी का टैग लग जाए। फिर देखो, फाइनेंस कहां से आएगा ग्रीन अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए? सरकार का भी पैसा जरूरी है और प्राइवेट सेक्टर से भी पैसा आना चाहिए, दोनों से पैसा आना चाहिए। लेकिन सरकार गारंटी दे ताकि जो प्राइवेट इन्वेस्टर हैं उनका जो रिस्क है वो कम से कम हो। तो कुल मिला के देखो, ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया ग्रीन अमोनिया से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, एआई समिट से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, अभी ना हाल ही में न्यू दिल्ली में जो एआई इंपैक्ट समिट हुआ ना, बहुत भीड़ आई इसमें। मतलब इतनी भीड़ तो राइटर बोलते हैं किसी रॉक कंसर्ट में भी नहीं आती। तो इससे ये पता लगता है कम से कम कि हमारे देश में जो डिजिटली कनेक्टेड इंडियंस है ना, वो एआई को लेके कितने ज्यादा उत्सुक है, कितने ज्यादा एक्साइटेड है। अब राइटर कहते हैं, देखो डेटा ये कहता है कि यूएसए के बाद में इंडिया ना एआई का सबसे बड़ा यूजर बेस है। हम सब देखो चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लोड ये सब यूज कर रहे हैं, और इसलिए इंडिया में इतनी ज्यादा उत्सुकता भी है कि हाँ भाई क्या क्या नया चल रहा है इसमें। ये जो समिट हुआ ना एआई समिट, अब 89 कंट्रीज ने ना एक डिक्लेरेशन पे साइन किया इस समिट के अंदर। वो डिक्लेरेशन कोई बाइंडिंग नहीं थी, वो वॉलंटरी थी। डिक्लेरेशन थी डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एआई। इसका मतलब यह है कि एआई की जो पावर है वो देखो सिर्फ अमीर देशों तक नहीं रहनी चाहिए, आम आदमी तक भी एआई की जो पावर है वो पहुंचनी चाहिए। लेकिन देखो, सुनने में ये सब चीजें अच्छी लगती हैं, बट प्रैक्टिकली कोई ऐसा करता नहीं है। एक फेमस स्कॉलर थे जिनका नाम था फूली, आगे कुछ था लेकिन बाद में था फूली, शायद कई फूली। उन्होंने ना अपनी बुक में ना एक लाइन बोली थी, एआई इज द न्यू इलेक्ट्रिसिटी। अब जिसने इस पे कंट्रोल किया तो वो फ्यूचर पे रूल करेगा। तो इसी प्रॉब्लम को हमारा जो आर्टिकल है वो देखो हाईलाइट करता है। आर्टिकल में ना एक बहुत गहरी बात बोली जाती है कि देखो, इंडिया में ना एआई का एडॉप्शन तो हो रहा है, यूएसए के बाद सबसे बड़ा यूजर बेस इंडिया है, लेकिन एआई का जो कैपिटल है या फिर वो इंफ्रा है वो कहां पे है? वो बाहर है, वो अब्रोड में है, वो हमारे देश में नहीं है। इसको ना आप एक एग्जाम्पल की सहायता से समझिए। मान लीजिए आपको ना एक फैक्ट्री लगानी है, लेकिन देखो फैक्ट्री की जमीन, फैक्ट्री की मशीन या फिर बिजली सब हमें अगर किसी और देश से उधार लेनी पड़ रही है तो फिर क्या फायदा? लेकिन आप देखो एआई के केस में यही तो हो रहा है। सब कुछ तो हम एआई के मामले में दूसरे देशों पे डिपेंडेंट हैं, हम तो सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं। हमारे पास कहने को डेटा सेंटर से इस्टेब्लिश हो रहे हैं, लेकिन डेटा सेंटर्स देखो अपने आप में सिस्टम को नहीं चला सकते ना।
एआई को चलाने के लिए ना एक स्पेशल हार्डवेयर चाहिए जिसका नाम है जीपीयू, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। थोड़े से बेसिक्स मैं आपको यहां पे क्लियर कर देता हूं। देखो, सीपीयू का नाम तो आपने सुना होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर में सीपीयू लगा होता है। तो सीपीयू जो है ना वो कंप्यूटर का एक प्रकार से ना मैनेजर का काम करता है। अब सीपीयू जो होता है वो एक समय में एक काम अच्छे से कर पाता है। कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है ना एक समय में एक काम अच्छे से कर पाता है, बड़ा काम। लेकिन जो जीपीयू होता है ना, जो एआई के लिए चाहिए, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, आप यूं मान के चलो जीपीयू तो एक प्रकार से ना हजारों छोटे छोटे वर्कर्स की आर्मी है। अब एआई को ट्रेन करने के लिए अपने को एक मैनेजर नहीं चाहिए जो कि सीपीयू में होता है। एआई को ट्रेन करने के लिए हमें हजारों छोटे छोटे वर्कर्स की आर्मी चाहिए, हजारों वर्कर्स जो एक साथ मैथ की कैलकुलेशन कर सकें। तो ये पावर होती है जीपीयू की। तो ये एनवीडिया जैसी कंपनीज जो है ना, एनवीडिया जैसी कंपनीज इन जीपीयू को बनाती हैं। ये यूएसए की कंपनी है। प्रॉब्लम ये है कि जीपीयू जो है वो बहुत महंगा है। इसके अलावा जीपीयू के जो सर्वर्स हैं उनको ठंडा रखने के लिए और चलाने के लिए ना बेइंतहा बेहिसाब इलेक्ट्रिसिटी भी अपने को चाहिए होती है। इसलिए इंडिया के अंदर ना एआई डिप्लॉय करना अभी बहुत कॉस्टली है, क्योंकि ना तो हमारे पास में जीपीयू हैं, जीपीयू बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, और दूसरा जीपीयू को चलाने के लिए इनके सर्वर्स को बहुत इलेक्ट्रिसिटी चाहिए इनको ठंडा करने के लिए। तो इसलिए एआई इंडिया में डिप्लॉय करना बहुत कॉस्टली है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट राइटर बोलते हैं, देखो हमारा अभी जो नेशनल स्ट्रेटजी है ना वो सिर्फ अभी डिप्लॉयमेंट पे फोकस कर रही है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, देखो एक तो होता है एआई को ट्रेन करना, मतलब एक एआई मॉडल को ना शुरू से सिखाना। जैसे एक बच्चे को हम अल्फाबेट्स नहीं सिखाते, तो उसी प्रकार से हम एआई मॉडल को ना शुरू से सिखा रहे हैं, बिल्कुल जीरो से। अब बिल्कुल जीरो से सिखाएंगे तो उसमें ज्यादा पैसा लगता है, उसमें ज्यादा जीपीयू की आवश्यकता होती है। तो इसे बोलते हैं ट्रेन करना, एआई को ट्रेन करना। दूसरा होता है फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग का मतलब क्या होता है? फाइन ट्यूनिंग का मतलब ये होता है जैसे एक मॉडल जो ऑलरेडी ट्रेंड है ना, अब उसको किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए फर्दर अडेप्ट करवाना। समझ गए? मतलब एक मॉडल जो ऑलरेडी ट्रेंड है, उसको ट्रेन कर रखा है, लेकिन अब कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए उसे अडेप्ट करवाया जा रहा है। जैसे मान लो एक ग्रेजुएट है, वो ट्रेंड तो है ग्रेजुएट, लेकिन ग्रेजुएट को अब स्पेसिफिक टास्क से अडेप्ट करवाया जाता है। फॉर एग्जांपल यूपीएससी की तैयारी करवाई जाती है। तो ये क्या है? ये फाइन ट्यूनिंग है। ये क्या है? ये फाइन ट्यूनिंग है। तीसरा होता है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट में क्या होता है? जो बने बनाए मॉडल है ना, उनको आप ऐप में डाल के यूज करने लगते हो। मतलब जो अभी तक हमने सबसे पहले ट्रेनिंग दी, एआई मॉडल को हमने ट्रेन किया, दूसरे नंबर पे फाइन ट्यून करवाया, स्पेसिफिक टास्क के लिए हमने अडेप्ट करवाया। यूपीएससी वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया कि किसी ग्रेजुएशन वाले बच्चे को यूपीएससी कोचिंग का एग्जाम तैयारी करवाई जा रही है, तो वो फाइन ट्यूनिंग है। तीसरे नंबर पे होता है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट तो सीधा ये है कि जो मॉडल ऑलरेडी अच्छे से ट्रेंड है ना, उनको हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए यूज करना, ऐप में डाल के यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो राइटर कहते हैं हमारे देश में ना तो ट्रेनिंग पे फोकस है, ना फाइन ट्यूनिंग पे फोकस है। हमारे देश में फोकस है सिर्फ डिप्लॉयमेंट पे। समझ गए? यानी नेशनल स्ट्रेटेजी भी सिर्फ ना डिप्लॉयमेंट का हब बनने की सोच रही है। लेकिन राइटर बोलते हैं देखो ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि ना 90s में और 2000 के बाद के सालों में भी ना ITES यानी IT इनेबल्ड सर्विस सेक्टर में ना बूम आया था। बहुत सारे कॉल सेंटर खुले, बहुत सारे बीपीओ सेंटर खुले। क्यों? क्योंकि हमारे पास में ना चीप लेबर थी, हमारे पास में सस्ती लेबर थी। लेकिन एआई ईरा में ना सस्ती लेबर से देखो काम चलेगा नहीं। समझ गए? अब एआई को लाखों करोड़ों कोडर नहीं चाहिए, एआई खुद अपने आप से कोड लिख लेता है। अगर सिर्फ हम यूजर बन के रह गए, अगर हमने फाउंडेशन पे ध्यान नहीं दिया, तो हमारा आईटी एडवांटेज खत्म हो जाएगा और हम सिर्फ डेटा कॉलोनी बन के रह जाएंगे। डेटा कॉलोनी। अब इसके बाद में एक सेकेंड पेन से ही समझा देता हूं। अब इसके बाद में राइटर एक और बात बोलते हैं। राइटर बोलते हैं देखो समिट में इंडिया ने क्या किया। एक चीज इंडिया ने ये किया, हमने ना
यूएसए के हैंड ऑफ पल्स इनिशिएटिव को सपोर्ट किया। हैंड ऑफ पल्स, आप बोलोगे सर हैंड ऑफ पल्स का मतलब क्या है, जिसको इंडिया ने सपोर्ट किया और जो यूएसए का इनिशिएटिव था। देखो हैंड ऑफ अप्रोच का मतलब ये होता है, यूएसए ना फिलहाल ये चाहता है कि ना एआई पर कोई स्ट्रिक्ट ग्लोबल रूल नहीं लगना चाहिए, कोई स्ट्रिक्ट ग्लोबल रूल या फिर रेगुलेशन नहीं लगना चाहिए एआई के ऊपर। अभी एआई की मार्केट को खुला छोड़ देना चाहिए ताकि जो एआई के जायंट्स हैं चैट जीपीटी वगैरह वो अपनी मनमानी कर सकें। तो आर्टिकल कहता है देखो इंडिया ने यूएसए की इस अप्रोच का सपोर्ट किया, ये बहुत निराशामंद है, निराशाजनक है, क्योंकि देखो इंडिया ना हमेशा ग्लोबल साउथ की आवाज उठाता रहा है। अब मान लो ग्लोबल एआई पे कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, सब कुछ मार्केट पे छोड़ दिया, तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? गरीब देशों को होगा, सबसे ज़्यादा नुकसान डेवलपिंग कंट्रीज को होगा। समझ गए? सबसे ज़्यादा नुकसान तो उन्हें ही होगा ना। तो इंडिया को ग्लोबल साउथ की आवाज़ उठानी चाहिए थी, ना कि यूएसए को सपोर्ट करना चाहिए था। हमें इस एआई समिट का ना यूज़ करके स्ट्रिक्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और टूल बनवाने चाहिए थे ताकि ग्लोबल साउथ में डिसरप्शन को लाए जाने से रोका जा सके। कि मतलब एआई की सहायता से वहाँ पे दंगे हो रहे हैं, एआई की सहायता से वहाँ पे उनका डेटा चुराया जा रहा है, जो भी मतलब गलत हो सकता है एआई के मिसयूज से, उसको रोकने के लिए हमें ग्लोबल साउथ का साथ देना चाहिए था। फिर लास्ट में राइटर देखो ये बोलते हैं कि आर्टिकल का कोर जो पिलर है ना वो ये है कि एआई जो है वो नेट गुड प्रोड्यूस करे, मतलब समाज की भलाई होनी चाहिए एआई से। और ये तभी पॉसिबल होगा जब ना सबको पावर मिलेगी, सबको। ऐसा नहीं कि सिर्फ चुनिंदा कंपनी, चुनिंदा देश इस पे कब्जा करके बैठ जाएं। हमने देखो पिछले 10 सालों में ना डिजिटल डिवाइड काफी कम किया है। पहले सिर्फ शहरों के लोग इंटरनेट चलाते थे, अब तो गांव गांव के लोग इंटरनेट चलाने लगे हैं। लेकिन देखो डिजिटल डिवाइड खत्म करने के बाद में ना अब एक नई प्रॉब्लम सामने आई है, इन्फ्रेंस गैप। आप बोलोगे सर ये इन्फ्रेंस गैप क्या है? देखो जब आप ना एआई से कुछ पूछते हो ना और वो आंसर जनरेट करता है तो उसे ना इन्फ्रेंस बोलते हैं, एआई जो आंसर जनरेट कर रहा है। लेकिन देखो अब अमीर देशों के पास में ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर होगी तो उनका जो एआई है वो फास्ट होगा, स्मार्ट होगा। अब गरीब देशों का जो एआई है वो देखो स्लो होगा, कमज़ोर होगा। तो इसे ही हम बोलते हैं इन्फ्रेंस गैप। तो इस इन्फ्रेंस गैप को भी अभी ख़त्म करना जरूरी है। समझ गए? तो इस आर्टिकल का पूरा निचोड़ देखो यही है कि इंडिया ना एआई की ग्रोथ में ना ऑर्गेनिकली कंट्रीब्यूट कर सकता है। हमारे पास में कैपेसिटी है, हमारे पास में कंज्यूमर मार्केट है, लेकिन हमें सिर्फ कंज्यूमर मार्केट नहीं बनना है, हमें एआई का क्रिएटर बनना है। ग्लोबल रूल्स को शेप करने वाला हमें बनना है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, अर्बन गवर्नेंस फॉर क्लाइमेट रिजिलियंस से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले देखो राइटर ये बोलते हैं, इस बार के इकोनॉमिक सर्वे ने ना एक चीज पे बहुत जोर दिया, वो है लिवेबल इंडियन सिटीज। मतलब हमारे जो शहर हैं वो लिवेबल होने चाहिए, रहने लायक होने चाहिए। और आप बताओ एक शहर जो है वो रहने लायक कब होता है? सबसे बड़ा टेस्ट क्या है उस शहर के रहने लायक होने का? एक देखो शहर ना रहने लायक तब होता है जब उस शहर के अंदर में ना क्लाइमेट शॉक सहने की ना आदत हो। मतलब बाढ़ आए या फिर हीट वेव आए, क्या वो शहर चल पाएगा उस सिचुएशन में? तो ये एक पैमाना है ये जानने का कि वो शहर जो है वो रहने लायक है या नहीं है। देखो सरकार ने ना पास्ट में बहुत सारी पॉलिसीज बनाई, बहुत सारी वाटर बॉडीज बनाई, हीट वेव से निपटने के लिए एक्शन प्लान बनाए, सस्टेनेबल मोबिलिटी पे फोकस किया, यानी ईवी पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे फोकस किया। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सरकार ने बहुत सारे रूल्स बनाए। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की सरकार ने कोशिश की जो क्लाइमेट फ्रेंडली हो, क्लाइमेट रिजिलियंट हो। लेकिन बावजूद इसके आज देखो रियलिटी ये है, आज भी देखो दिल्ली में ना हर 7 में से एक जो डेथ है वो देखो एयर पोल्यूशन से जुड़ी है। हर 7 में से एक, सोच के देखो, 7 डेथ होती है दिल्ली में, एक एयर पोल्यूशन से जुड़ी है। वाटर क्राइसिस की बात कर लीजिए, 2030 आते आते इंडिया के ना 40% जो शहर हैं वो प्रैक्टिकली देखो पानी से बिल्कुल खाली हो जाएंगे, मतलब जीरो ग्राउंड वाटर, जिसे हम एक कंसेप्ट भी है ना जिसे हम बोलते हैं, एनवायरमेंट मैंने आपको पढ़ाया था,
जीरो जीरो वाटर डे नहीं था, जीरो डे था, कि जब वो शहर खाली हो जाएंगे पानी से। सवाल ये है, देखो जब पॉलिसीज हैं तो फिर इतनी दिक्कतें क्यों हैं? तो इसका रीजन देखो, राइटर ये बोलते हैं जो पॉलिसीज या फिर इनिशिएटिव्स है ना, उनको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना एक हमेशा से चैलेंज रहा है भारत के लिए। चैलेंज इसलिए रहा है क्योंकि अर्बन गवर्नेंस हमारे देश में बहुत वीक है। हमारे शहरों की जो गवर्नेंस है ना, बीमार है, आप यूं कह सकते हो। स्पेसिफिकली दो चीजों की कमी है। एक तो जो अर्बन गवर्नमेंट्स हैं उनके पास में फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है, दूसरा उनकी जवाबदेही नहीं है, इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये दो प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पहले बात करते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम की, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की, यानी मनी प्रॉब्लम की। देखो आप ना एक डेटा देखिए, 2050 तक ना, 2050 तक हमारे शहरों को ना $260 बिलियन चाहिए क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। लेकिन क्या हमारे अर्बन लोकल बॉडीज के पास में इतना पैसा है? नहीं है। ना तो उनके पास में पैसा है, ना उनके पास में पावर्स हैं। कहने को संविधान ने 74th अमेंडमेंट करके उनको 12वें शेड्यूल में 18 फंक्शंस दे दिए अर्बन लोकल बॉडीज को। पर आज देखो जो एसेंशियल फंक्शंस है ना, जैसे क्लाइमेट रिजिलियंट प्लानिंग करना, लैंड यूज की प्लानिंग करना, वाटर सप्लाई की प्लानिंग करना, अब या तो इन एसेंशियल इश्यूज में अर्बन लोकल बॉडीज का रोल है ही नहीं, बिल्कुल जीरो है। अगर रोल है भी कहीं कहीं तो वो सिर्फ एक इंप्लीमेंटिंग एजेंसी का रोल है कि हाँ भाई आपको सिर्फ चीजें इंप्लीमेंट करनी है। अर्बन लोकल बॉडीज रूल नहीं बना रही हैं वाटर सप्लाई से संबंधित, क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित। समझ गए? दूसरा टैक्स की बात कर लो, जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने उन्हें पावर दी नहीं है टैक्स कलेक्ट करने की। तो जो 3F की हम हमेशा बात करते हैं ना, फंड, फंक्शन, फंक्शनरी, तीनों में जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं लैग करती हैं। बोल दिया जाता है कि आप म्युनिसिपल बॉन्ड इशू कर दो, समझ गए? मतलब उनको यह सलाह दी जाती है कि अगर आप टैक्स नहीं इकट्ठा कर सकते तो बॉन्ड मार्केट से आप पैसा उठा लो। लेकिन यहां भी बिल्कुल फ्लॉप शो साबित हुआ है। बहुत कम म्युनिसिपल बॉन्ड्स अभी तक इशू हो पाए हैं क्योंकि लोग खरीदते ही नहीं, ना खरीदना चाहते, क्योंकि म्युनिसिपल बॉडीज पर लोग विश्वास ही नहीं करते। इतने घाटे में चलती है म्युनिसिपल बॉडीज, लोग सोचते हैं कि इनको लोन देके फंसना है क्या। समझ गए? तो डेटा ये कहता है कि देखो नवंबर 2025 तक ना, मैं आपको डेटा निकाल के दिखाता हूं एक से। अरे ये डेटा गुम हो जाता है, मैं फ्लो में समझाता हूं ना कई बारी, तो कई बारी ऊपर नीचे हो जाता है। मैं वैसे ही बता देता हूं आपको। देखो नवंबर 2025 तक ना 6000 अर्बन लोकल बॉडीज में सिर्फ 21 अर्बन लोकल बॉडीज ऐसी थी जिन्होंने ना बॉन्ड्स इशू किए थे, म्युनिसिपल बॉन्ड्स। और कितने अमाउंट के? सिर्फ $42 मिलियन के। अब इसको ना आप कंपेयर करो, बीएमसी से कंपेयर करो। सिर्फ एकमात्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बॉम्बे नहीं है कुछ और है, जो भी है। बीएमसी है तो मुंबई का ना, नाम बी फॉर कुछ और होगा। तो इनका टोटल प्लान्ड एक्सपेंडिचर $8 बिलियन का है और 21 बॉडीज ने मिला के सिर्फ बॉन्ड इशू किए $42 मिलियन के। तो ये ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। देखो स्टेट को ये लगा कि ना ये अर्बन लोकल बॉडीज जो है वो निकम्मी है, तो ना स्टेट गवर्नमेंट्स ने क्या किया, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत ना स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाने स्टार्ट कर दिए। स्पेशल पर्पस व्हीकल जो होती है ना वो कंपनीज की तरह होती हैं। इनका काम था फंड लाना और प्रोजेक्ट चलाना। जैसे कॉर्पोरेट ग्रुप्स नहीं चलते, तो स्पेशल पर्पस व्हीकल को काम दिया गया स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत। इनको बोला गया आप फंड लाओ और प्रोजेक्ट चलाओ। लेकिन देखो मिशन खत्म हो गया, सरकार ने फिर ये बोला कि जो स्पेशल पर्पस व्हीकल हमने बनाए थे ना इनको रीपर्पस कर दो। लेकिन भाई बात तो वही है ना, स्पेशल पर्पस व्हीकल को रीपर्पस तो कर दो, कोई और काम तो दे दो इनको। लेकिन मेन काम तो इनका ये था ना पैसा लाना, बट ये भी पैसा नहीं ला पा रहे हैं। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं अपना काम करने के लिए। तो कैसे काम चलेगा? सोचा तो ये गया था स्पेशल पर्पस व्हीकल्स
स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत बनेंगे, खुद से पैसा लाएंगे, प्रोजेक्ट चलाएंगे, लेकिन ये नहीं ला पा रहे हैं, ये भी डिपेंडेंट हो गए। अब इस चीज को ना आप चाइना से कंपेयर करो। चाइना ने देखो अगले 5 साल के लिए ना $560 बिलियन एलोकेट किए हैं। किसके लिए? बेसिक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। जैसे वहां पे एक गजब कंसेप्ट है स्पंज सिटीज का। स्पंज सिटीज, अब जो स्पंज सिटीज जो हैं वो ऐसे शहर होते हैं जहां पे देखो बारिश का पानी ना ड्रेन्स में जाके फ्लड नहीं बनाता, पानी जमीन में ना पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो एक्सट्रीम वेदर में बचाव होता है इन स्पंज सिटीज की सहायता से। अब क्वेश्चन ये उठता है कि चाइना के पास में इतना पैसा आया कहां से? चाइना के पास देखो इतना पैसा है लोकल गवर्नमेंट फाइनेंसिंग से। वहां पे ना लोकल बॉडीज के पास में ना अर्बन स्पेसेस की ओनरशिप है, और ओनरशिप के साथ साथ उनके पास में डेवलपमेंट राइट्स भी हैं। वो जमीन बेचते हैं, लीज पर देते हैं, पैसा कमाते हैं। लेकिन हमारे देश में अर्बन लोकल बॉडीज ऐसा कुछ नहीं करती हैं। लेकिन देखो पूरा चाइना का मॉडल भी हम कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना में ना ओवर बोरोइंग काफी ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा उधार ले लिया गया है चाइना की लोकल बॉडीज के द्वारा, और वो चुका नहीं पा रहे हैं। तो कल को चाइना का ये सिस्टम कोलैप्स भी कर सकता है। लेकिन देखो इंडिया को सुधार तो लाने होंगे। अर्बन लोकल बॉडीज को ना 3 F देने पड़ेंगे, फंड, फंक्शन एंड फंक्शनरीज, तभी जाके हमारे शहरों में गवर्नेंस ठीक हो पाएगी, अदरवाइज तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।